साथ जम्मू से श्रीनगर के बीच सफर आसान हुआ है। बता दें कि 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। 5 घंटे में 267 किलोमीटर की दूरी तय होगी। डिजिटल कनेक्टिविटी टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। जम्मू से श्रीनगर के बीच आज से चलने जा रही 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे को जम्मू रेलवे स्टेशन से रवाना कर दिया गया है। बता दें कि ये ट्रेन रीजनल कनेक्टिविटी के साथ टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जम्मू से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन 267 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 घंटे में सफर पूरा करेगी। वहीं इस रेल प्रोजेक्ट को रेलवे के वजीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इसी के साथ साथ सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। जम्मू से श्रीनगर चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है। वहीं मकामी लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि आज चलने वाली इस ट्रेन को सरकारी मुलाजिमीन और स्कूली बच्चों के लिए खास किया गया। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जम्मू का इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले जो हमारे जम्मू के जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे, चाहे हमारे टूरिस्ट थे, उनको कटरा से बैठना पड़ता था और एक बहुत बड़ा हडल बन रहा था। पर अब जो जम्मू से जो ट्रेन चल रही है, एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है जम्मू के लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। सर इसमें सुविधा मतलब कि पहले नंबर पे सबको अच्छी मिलेगी और दूसरा सर हमारा जो इसमें एक दो चीज़ हमने ब्रेकफास्ट में वगैरह ऐड की है, उससे हमारा मतलब बिल्कुल ही बेस्ट चीज़ है और अभी हम उनको देंगे। आज ओपनिंग का टाइम है, आज बहुत खुशहाली का मतलब दिन है और जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आज ख़त्म हो गया। तो अभी हमारी गाड़ी चलेगी जम्मू से सीधी श्रीनगर और उसके बाद हम इसमें ले आएंगे अपने जो रिफ्रेशमेंट होगी। इसमें रहेगा एक केक और कचौरी, जूस वगैरह और मतलब एक्स्ट्रा जो भी रहता है। और मतलब जैसे ही गाड़ी रनिंग करेगी तो रनिंग के टाइम पे पानी देना है और थोड़ा सा उनको न्यूज़पेपर वगैरह देकर उसके बाद हम सर्विस शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने सालों के बाद जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का अखंड हिस्सा बनने जा रहा है थ्रू रेलवे लाइंस। वो आप जान सकते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज तक जो श्रीनगर था वो कनेक्टेड नहीं था। तो पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है हमारी मोदी सरकार ने। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस इनिशिएटिव। ऑल्दो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। आप देख रहे होंगे लोग यहाँ 6 बजे से आके ही इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और वी ऑल आर ईगरली वेटिंग कि कब इसका रिबन कटे और हम घाटी की तरफ जाएं। सर ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ कि जो कनेक्टिविटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट रहता है किसी भी डेवलपमेंट कंट्री के लिए। तो ये एक बड़ी ही एक यानी कि एक काबिले तारीफ़ ये स्टेप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है कि वंदे भारत का जो लगाकर तो ये कनेक्टिविटी जो है ये बड़ी ही बढ़िया बन रही है। तो इसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। जम्मू से श्रीनगर के बीच में आज से वंदे भारत एक्सप्रेस चलना शुरू हो रही है और ये सबसे बेहतर एक कनेक्टिविटी का माध्यम साबित होने जा रहा है। क्योंकि अगर जम्मू से श्रीनगर के दोनों कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग अप डाउन करते हैं। इससे पहले जो है कटरा तक ट्रेन चल रही थी लेकिन जम्मू तक ट्रेन नहीं आ पा रही थी। ऐसे में NH44 पर भी बहुत ज़्यादा लोड था। दूसरा, फ्लाइट्स में लोगों को महंगी टिकट लेकर के जम्मू तक या फिर शहरों तक जाने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब जो रेलवे ने ऑप्शन दे दी है जम्मू से श्रीनगर तक सीधा वंदे भारत की, इसका सीधा सीधा फायदा कनेक्टिविटी का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो टूरिज्म के एंगल से हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के एंगल से हो, लोकल कम्युनिटी के जो आप कह सकते हैं कि मूवमेंट के हिसाब से हो, ये बहुत एक बेहतर और मील का पत्थर साबित होने वाला एक आप कह सकते हैं कि पूरा ये एक सफ़र जो है होने वाला है। और अगर हम आने वाले समय में बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो एक उन यात्रियों को और या फिर देश के अन्य यात्रियों को जो कि जम्मू कश्मीर घूमने में दिलचस्पी रखते हैं उनको रेल का ये ट्रैवल जो है बहुत सुगम और सरल जो है वो नज़र आने वाला है। और साफ तौर पर ये आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पूरी भविष्य रेखा भी बदलते हुए हमें नजर आएगा। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आज से भारत एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है। वंदे भारत को 20 कोच वाली ये ट्रेन है। इसमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी मुसाफिरों के लिए, सफर कितना आसान होगा और किस तरह से मकामी लोग इसे देख रहे हैं?
बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे रेंज जर्नी से जम्मू और श्रीनगर के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि वो पहले NH-44 के जरिए जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन रेलवे की तरफ से अब हो गया है। खासतौर पर समय बचेगा और खासतौर दूरी भी कम होगी। और इसमें ये बड़ी बात यह है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें कि कभी लैंडस्लाइड के कारण, कभी स्नोफॉल के कारण जो नेशनल हाईवे है वो कई जगह जो अवरुद्ध रहता था और नेशनल हाईवे में कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके कारण भी जो है वो बड़ी दिक्कत परेशानी रहती थी। लेकिन अभी के समय जब ट्रेन की जर्नी जो है वो शुरू हो गई तो बहुत और इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू से श्रीनगर के बीच ये ट्रेन सर्विस शुरू की गई है, जहां मकामी लोगों ने खुशी जाहिर की है। 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया जा चुका है। बता दें कि 5 घंटे में 267 किलोमीटर की दूरी तय होगी। रीजनल कनेक्टिविटी से टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। इसी के साथ सयाहत को भी बढ़ावा मिलेगा। सयाहों को भी, मुसाफिरों को इस ट्रेन से बेहद राहत होने वाली है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम सुविधाएं भी मुसाफिरों के लिए दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को ये ट्रेन बदलेगी, वहीं मकामी लोगों को भी इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि आज चलने वाली इस ट्रेन को सरकारी मुलाजिमीन और स्कूली बच्चों के लिए खास किया गया है। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे ट्रेन में मौजूद हैं। और खास तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। श्रीनगर सवारी गाड़ियों के किराए में इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने किराए में 18% इजाफे को मंजूरी दी है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। महकमे की जानिब से ट्रांसपोर्ट कमीशन को हिदायत दी गई है। मैक्सिमम किराया लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा किराए की अलग अलग कैटेगरी में होंगे। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। श्रीनगर सवारी गाड़ियों के किराए में इजाफे को मंजूरी दी गई है। सरकार ने किराए में 18% इजाफे को मंजूरी दी है। मंजूरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। लगातार उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा था और अब सरकार की तरफ से इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। महकमे की जानिब से ट्रांसपोर्ट कमीशन को हिदायत दी गई है, जिसमें मैक्सिमम किराया लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी है। इसमें आपको बता दें कि बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा किराए की अलग अलग कैटेगरी में होंगे। तो इस दौरान श्रीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर सवारी गाड़ियों के किराए में इजाफे को आखिरकार मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने यह मंजूरी दी है। सरकार ने इस दौरान 18% इजाफे को मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से लंबे वक्त से इस मांग को लेकर अपील की जा रही थी और अब आखिरकार सरकार की तरफ से किराए में इजाफे को मंजूरी दी गई है। महकमे की जानिब से ट्रांसपोर्ट कमीशन को हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, श्रीनगर में सवारी गाड़ियों के किराए में इजाफे को मंजूरी दी गई है। लगभग कितना इजाफा इसमें किया जाएगा और किस तरह से इसे अब लागू किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जैसे अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, उसमें खासतौर पर जो ट्रांसपोर्ट के साथ लोग, जो स्टेक होल्डर्स जो खासतौर पर मुंसलिक थे, उनकी लगातार एक लंबे समय से ये मांग थी कि जिस तरह से बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स में रेज हुआ है, प्राइस हुआ है, उसी तरह से जो खासतौर पर जो ट्रांसपोर्ट की जो फेयर जो है उसमें इजाफा होना चाहिए, सो दैट कि जो इस कारोबार के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो नुकसान से मजीद दो चार ना हो। तो इस हवाले से लगातार सरकार की तरफ से मीटिंग्स हो रही थी और इसको लेकर जो है कई सारे जो सलाह मशवरा जो है वो अभी तक किए गए थे, और जिसमें अभी फाइनली जिस तरह से नोटिफिकेशन की गई है और डिटेलिंग मिली है, उसके मुताबिक सरकार ने अब फैसला लिया है कि 18% जो करंट अभी रेट्स जो हैं, जो फेयर जो हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उसमें 18% का मजीद इजाफा किया गया है। हालांकि इसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं देखा गया है, बल्कि ट्रांसपोर्ट के साथ जो भी जो व्हीकल्स मुंसलिक हैं उनमें ये फेयर जो है वो उसका इजाफा किया जाएगा, चाहे हम बसेस की बात करें या जो लोकल पैसेंजर यहाँ पे चलता है। इवन दो कि इसमें जो टैक्सीज जो हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि ओवरऑल लेवल पे जितने भी व्हीकल्स हैं जो खासतौर पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें हमें 18% का जो इजाफा जो है वो अब आने वाले वक्त में, यानी कि कह सकते हैं कि आज से ही किसी हद तक देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक और जो एक बात जो है वो देखने को मिल रही थी, ना सिर्फ
ये एक उन व्हीकल्स के साथ बात जुड़ी हुई है जहां पे फ्यूल को कंज्यूम किया जाता है, बल्कि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ई रिक्शाज हैं उनमें भी शायद कहीं ना कहीं पे रेट्स में जो है कुछ तब्दीलियां हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। उसमें भी जो इजाफा जो है वो रेट्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली चाहे हम ऑटो की बात करें या एक बड़ी बस की बात करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें अब जो है 18% का जो इजाफा जो है वो अब हमें देखने को मिलेगा। जी ठीक है मीर, आप बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं श्रीनगर में साइबर पुलिस कश्मीर ने पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती और कुछ दीगर अफराद के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर अलगाववाद की हिमायत वाले कंटेंट फैलाने के इल्जाम में मामला दर्ज किया है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई उस वीडियो के बाद की गई है जिसे इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। वीडियो में मरहूम सैयद अली शाह गिलानी नजर आए थे, जिसके बाद मामला जांच के दायरे में आया। साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें भारतीय न्याय संहिता की दफा 152 शामिल की गई है। बता दें कि ये दफा मुल्क सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाले अमल के खिलाफ लगाई जाती है। अफसरान के मुताबिक एफआईआर में कुछ नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया है। इसी पर मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, साइबर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, इल्तिजा मुफ्ती समेत कई और लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ कंटेंट रहा जिससे लेकर इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ ये मामला बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खासतौर पर उर्दू जबान के हवाले से उनका एहतजाज दर्ज हुआ था। हालांकि इसके ज़िम्न में पीडीपी का कहना था कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। उसके बजाय वो हमें एक एहतजाज देखने को मिला और उनका जो रुजू जो है वो पीडीपी ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी से उतरते हुए हमें इल्तिजा मुफ्ती का देखने को मिला था, जिसको फिर बर वक्त कार्रवाई करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनको उसी वक्त रोका था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट उस एहतजाज के दौरान दिया था, उनका मानना था कि जो उर्दू लैंग्वेज जो है वो हर ज़िम्न में इस्तेमाल की और खासतौर पर जो तहसीलदारी के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके ज़िम्न में वो अपना एहतजाज कर रही थी कि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से देखी जाती है, यानी कि हर एक जगह पे जम्मू कश्मीर में उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। इस ज़िम्न में उनका मानना था कि ये कहीं ना कहीं पे जबान के साथ जाती है, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी के साथ जाती है। लेकिन रिसेंटली इल्तिजा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पे सैयद अली शाह गिलानी का एक वीडियो जो है पोस्ट किया था, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी उर्दू के लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और भी मजीद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में आज साइबर पुलिस का मानना है कि ये हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है और ये कहीं ना कहीं पे जो इंटेग्रिटी है या जो यहाँ पे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो इसमें रखना डाल सकता है। और हालांकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये बैंड एक ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार रहे हैं सैयद अली शाह गिलानी की हम बात करते हैं, तो इस ज़मीन में ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट की एक रेड लिस्ट में डेफिनेटली शामिल है, लेकिन उनका वीडियो उर्दू जबान के साथ रिलेट करके उसको पे अपलोड करना, उसकी वजह से एक अलग ही एक इंतजारी सूरत हाल जो है वो देखने को मिली है, जिसके बेसिस पे साइबर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। और हालांकि कुछ लोगों का कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली इल्तिजा मुफ्ती के बारे में एफआईआर नहीं है, बल्कि सभी जो उस वक्त जो उस एहतजाज में थे और जो इस चीज के साथ जुड़े हुए उनके खिलाफ भी एहतजाज किया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इल्तिजा मुफ्ती के साथ साथ जो बाकी जो लोग थे उस वक्त उनके खिलाफ भी ये कानूनी कार्रवाई की गई है। तो साइबर पुलिस ने अपनी तरफ से साफ तौर पर एफआईआर नंबर भी जारी किया है। उनमें कहा है कि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि जो वीडियो इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया सैयद अली शाह गिलानी के हिसाब से, और जो वो वीडियो है जिसमें कई सारे मल्टीपल वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं पे इंडियन इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी बेसिस पे इस पोस्ट को लेकर इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ जो है और उनके साथ जो बाकी लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर साइबर पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। जी फिर इस दौरान अगर सरकार की बात करें, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये सफाई दी गई है कि उर्दू जबान को किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा रहा है। ओपीडी पर ही ये इल्जाम लगाया कि लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जब एक स्टेटमेंट देखे होंगे जो प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की, उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया के सामने रखा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो मीडिया के साथ शेयर करेंगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने बिल्कुल क्लियरली एनसी गवर्नमेंट पे ये इल्जाम लगाया कि उनका इसमें मेजर रोल इस लॉ एंड ऑर्डर जो है गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, बल्कि एजुकेशन सेक्टर डेफिनेटली गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसमें गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक रोल रहा है, और गवर्नमेंट के कंसर्न के बाद ही इस लैंग्वेज के रिमूवल की जो प्रोसेस जो है वो शुरू की गई है। लेकिन वहीं पे चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने इस तरह का कहीं पे कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि पीडीपी इस बात को एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है और लोगों को धोखे में रखने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसी ग्राउंड लेवल पे कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन लगातार पीडीपी के तरफ से ये इल्जामात का जो एक सूरत हाल जो है करंट गवर्नमेंट के मुतालिक वो देखने को मिल रही है, और उसी जिम्न में उन्होंने इस लैंग्वेज के हटाने को लेकर भी जम्मू कश्मीर सरकार यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया था। जी ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं शोपियां जिले के अलगर फल मंडी इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां कोल्ड स्टोर यूनिट के अंदर बॉयलर स्टीमर में अचानक धमाका होने से 2 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जराये के मुताबिक तीनों इंजीनियर यूनिट में स्टीमर की इंस्टॉलेशन और मरम्मत के काम में मशगूल थे, तभी जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जख्मियों को फौरन जिला अस्पताल शोपियां ले जाया गया, जहां सौरभ नामी इंजीनियर ने दम तोड़ दिया। दूसरा इंजीनियर, जिसकी हालत बेहद नाजुक थी, इलाज के दौरान वो भी जान की बाजी हार गया। तीसरे जख्मी को फर्स्ट एड देने के बाद बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अफसरान के मुताबिक तीनों इंजीनियर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे और पेशेवर काम के सिलसिले में शोपियां आए थे। हादसे के बाद इलाके में गम का माहौल है। उधर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इसी पर जानकारी के लिए जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स सामने आई हैं? अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई मामले में देखने को मिली है? तीनों ही इंजीनियर इस ब्लास्ट में जख्मी हुए, 2 की जान भी गई। बिल्कुल, जैसे बता दूं कि कल देर शाम गए जो है जिला शोपियान के एक जो है कोल्ड स्टोर जमजम कोल्ड स्टोर नामी जो है उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, और ये देखा गया कि जो है स्टीमर बॉयलर जो है इस कोल्ड स्टोरेज को जो है मेंटेनेंस टेम्परेचर या फिर दीगर चीजों में जरूरत पड़ता है, तो उसी को रिपेयर करते टाइम जो है एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, और जिसमें जो है फिलहाल 3 इंजीनियर जख्मी थे। लेकिन उसके बाद जो है उन्हें जिला अस्पताल शोपियान इलाज के लिए रेफर किया गया, और उसका एक ने जो है साथी दम तोड़ा है। उसके बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर जो है रेफर किया गया, और उसके बाद दूसरे एक इंजीनियर ने भी इसमें जो है दम तोड़ा। फिलहाल जो तीसरा ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है गंभीर है, वो भी जो है अभी जख्मी है। फिलहाल आपका जो है इलाज कि ये जो है धमाका के एक जो है कोल्ड स्टोर में हुआ है। ये स्टीमर के दौरान ये इंजीनियर्स थे और ये स्टीमर रिपेयर कर रहे थे, जो है हीटिंग के काम आता है, बॉयलर जिसे कहा जाता है। तो उसी के दौरान एक ब्लास्ट होता है, और उनकी जो है बड़े ब्लास्ट में जख्मी कर बाद में जो है जख्मी किताब ना लाकर 2 इंजीनियरों की जो है मौत होती है, और उसमें एक जख्मी। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों इंजीनियर जो है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, उनका जो है यूपी और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, और सभी जो है यहाँ कश्मीर आए थे और शोपियान आए थे, और इनको जो है ये स्टीमर रिपेयर करना था। इसी दौरान ये अचानक जो है हादसा हुआ है। जी ठीक है जुनैद, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। इसी कड़ी में आज एलजी मनोज सिन्हा ने डोडा का दौरा किया और इस मुहिम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनाकिद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा यात्रा के एक बेदारी पदयात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तू। हमारी मौजूदगी इस वक्त ठीक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे 100 दिन का नशा मुक्त भारत अभियान की जो मुहिम है वो जिला डोडा के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। आज एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे आ रहे हैं और
पद यात्रा निकालने जा रहे हैं और यहाँ से वो बॉयज सेकेंडरी जो डोडा है वहां तक वो यात्रा को लेके जाएंगे। उसके पहले की तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, मकामी यहाँ के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पे मौजूद हैं और यही नारा दिया जा रहा है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर किस तरह से किया जाए। आपको बताना चाहेंगे जिला डोडा के अंदर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई पिछले दिनों की, बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको बुक किया और साथ साथ में अवेयरनेस भी लगातार जिला डोडा के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। कुछ यहीं के लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर पड़े साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, किस तरह से बताना चाहेंगे जिस तरह से नशा मुक्त भारत अभियान की मुहिम चली हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई सारी जगहों पर हमने देखा एलजी साहब ने एक बड़ी पैमाने पे रैली निकाली, लोगों को मैसेज दिया। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? लोग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि खचाखच स्पोर्ट्स स्टेडियम भरा हुआ है, तो आज के दिन क्या लग रहा है आपको, किस तरह का मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहले मैं वसीम साहब आपकी जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 100 डेज़ की जो मुहिम चल रही है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसके जो आप नताइज देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल पे जो नशा की जो यहाँ पे फैला हुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे एलजी साहब हैं जिनकी वजह से आज डोडा में भी एक कैंपेन और पद यात्रा भी निकाली जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सोशल इविल फैले हुए हैं, जिसमें हमारा नशा जो है, बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हर साल ज़ाया होती है और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो इसमें मुब्तला होते हैं। और एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारे ऐसे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर हैं और हम आपके द्वारा, आपके इस मीडियम के ज़रिए से लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर आपको दिख रहा है कि कोई इस चीज़ में मुब्तला हो रहा है, तो या आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए या पुलिस से करिए और जो इसको फैलाते हैं उसको तो कम से कम ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का बहुत ज़्यादा सवाल रहेगा, जो पद यात्रा निकालने जा रहे हैं एलजी साहब या उनके साथ जिला इंतजामिया के लोग भी होंगे, कितना बड़ा मैसेज उनकी तरफ से होगा ये? और इस तरह की मुहिम अगर लगातार हमें देखने को मिलेगी, क्या लगता है जिला डोडा और जम्मू कश्मीर का पूरे इलाके ड्रग फ्री हो जाएंगे? देखिए वसीम साहब, एलजी जो होता है बहुत स्टेट का हेड है, हमारी यूटी का हेड है और इन्होंने इतना ग्रास रूट लेवल पे इनिशिएटिव लिया कि अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ डोडा में आके उन्होंने पद यात्रा निकालने का मतलब ये हो गया कि आपको खुद एलजी ये रिक्वेस्ट करने आ रहा है कि आप इस चीज़ को सोसाइटी के अंदर से दूर कर लीजिए। तो हम उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर में देखा आपने किस तरह से मैसेज दिया, कहा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे खुद आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा था जी मीडिया के माध्यम से जिला डोडा के सदीकाबाद में किस तरह से पुलिस ने एक लेडी के साथ लगभग 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, लगभग 23 लाख के करीब जो है वो कैश भी बरामद किया था, 85 ग्राम के करीब जो है वो चिट्टा हीरोइन बरामद भी किया था। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे मुहिम लगातार जिला पुलिस जिला डोडा के अंदर भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर अगर हम बात करें तो जिला डोडा के अंदर भी ये पद यात्रा काफी ज्यादा कामयाब होते हुए नजर आ रही है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। अभियान के तहत गांधरबल पुलिस ने मनसाबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से मनसाबल झील में एक मेगा शिकारा रैली का एहतमाम किया, जिसका मकसद नशे के खिलाफ बेदारी पैदा करना था। इस शिकारा रैली में डिग्री कॉलेज गांधरबल, सैनिक स्कूल मनसाबल और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कोंडवल के तलबा ने हिस्सा लिया, जिससे अवामी शिरकत देखी गई। इसके अलावा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी ड्रग प्रोग्राम भी मुनाकिद किए गए, नुकसानात से आगाह किया गया और उन्हें नशा मुक्त समाज में सफीर बनने की तरगीब दी गई। गांधरबल पुलिस ने कहा कि वो अपनी अवेयरनेस मुहिम को और भी तेज करेगी। खासतौर पर नौजवानों से इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। To speak on a very important topic, that's de-addiction infrastructure as a national priority. In a rapidly changing world where substance abuse is increasingly becoming complex and widespread, the need for a strong, accessible, and effective de-addiction system is not just a social requirement, but also a national necessity. As our country, India, wants to become a strong and the strongest country, not just strong. Our country has to be the best country in the world. So for that, the main challenge that occurs is drug addiction. So it's often said that a healthy nation is a wealthy nation. This health is not just limited to physical well-being alone. It also includes the mental, social, and emotional well-being of any individual from any country. To state some sentences on the principle of drug addiction.
So it's often said that no man is an island, and every individual is a part of a larger social fabric, and every action, whether positive or negative, creates an impact beyond oneself. So drugs, therefore, is not just an isolated issue, but an collective responsibility which demands collective actions. And drug-free society can't be achieved by laws alone, nor by enforcement agencies acting in isolation. So the institutions also play a vital role in stopping the drug addiction. हमें अपने भारत को बचाना चाहिए ड्रग से। सबसे पहले अगर हम बात करें आज हमारे कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 14 प्लस भी नहीं हुए, वो ड्रग्स ले रहे हैं। अगर हम आज कॉमन देखें, आज ज्यादातर कॉमन होता है शराब, जुआ खेलते आधे आप ड्रग्स के लिए। जिसने एक बार ड्रग्स पिया उसके बाद उसको लग जाती है। पहले तो वो फ्री करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं पैसे लाओ। जब हमें पैसे नहीं होते हैं तो हम चोरी करते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहता हूँ कि हमें ड्रग्स को बंद करना चाहिए और इन पे ज्यादा से ज्यादा एक्शन लिए जाए, जो ड्रग्स ले रहे हैं और जो ड्रग्स बेच रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं सिगरेट की, सिगरेट पे हाई प्राइस लगाई जाए, एक सिगरेट 100 में बिक जाए ताकि लोग इसे अवायर करें और इसके बाद इसे खरीदे ना। इससे हमारा इंडिया और कश्मीर बच सकता है। ड्रग फ्री इंडिया को प्रमोट करने के लिए तो देखिए, जो ये ड्रग्स होते हैं ये इंडिया में जो है बैन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आज टोबैको बेच रहे हैं दुकान वाले और सिगरेट्स बेच रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो सिगरेट्स और टोबैको है ये बैन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे दुकानदार तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन देखिए जो इससे परिवार उजड़ रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है वो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है।